हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और आज फिर से आपके पढ़ाई में थोड़ी सी जो आपकी हेल्प होती है इस वीडियो लेक्चर से, उस वीडियो लेक्चर्स को फिर से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हर एक लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और जो भी मैंने आपको ट्रिक्स और टिप्स दिए हैं बाकी लास्ट के कई लेक्चर में, उन सब का बहुत अच्छे से आप उपयोग कर रहे होंगे। सो जो भी ट्रिक्स मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल करना है जब भी आप लेक्चर्स को देखें, जब भी आप बुक को पढ़ें। सो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करना है, बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे तभी जाके एग्जाम में जो है आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को पढ़ना और एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को रिकॉल करना दोनों अलग बात होती है। इसको आप जरूर महसूस किए होंगे कि जो भी आप पढ़ते हैं एग्जाम में कई बार आपको याद नहीं होता। इसलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ ट्रिक्स बताता रहता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आज फिर से एक लेक्चर करते हैं और फिर से आज कुछ चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो भी फैक्चुअल हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगे उसको याद भी करने की कोशिश क्लास में ही करेंगे। ओके, सो आज जो है हमारा लेक्चर जो है आप किस सब्जेक्ट पे होने वाला है, आपको हमारी बुक दिख रही होगी। सो ये बुक बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में मुझे आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक और ये बेस्ट सेलर बुक है इंडिया की। सो इस बुक के बारे में इट नीड नॉट एनी इंट्रोडक्शन, बट लेट मी टेल यू इट इज 6500 TCS MCQ। सो जिसके बारे में आप जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी की जो शुरुआत है वो डेफिनेटली इस बुक से करेगा। इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं, जो भी लोग नए और पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। इस बुक में बेसिकली TCS के लास्ट ईयर के 6500 प्लस जो है MCQs आपको मिलेंगे। So these MCQs will help you understand or to develop a holistic understanding about the questions which were being asked or which are being asked or which were asked in the TCS examinations. Okay, so आपको एक बहुत अच्छा आइडिया जो है यहाँ से मिलता है चीज़ों को समझने की। आपको बेसिकली आपको एक समझदारी बनती है कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यकीन मानिए एक बार अगर आप इस चीज़ को समझ गए, एक बार आपने डिकोड कर लिया कि किस तरह के प्रश्न जो है हमसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो आपसे एग्जाम जो है बहुत दूर नहीं रहेगा, बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो ये बुक जो है जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए अलग अलग मीडियम में ये बुक आती है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की बुक इधर है और हिंदी मीडियम की बुक इधर है। ठीक है, 5th एडिशन की बुक है, काफ़ी पॉपुलर बुक है। मैं कह रहा हूँ बेस्ट सेलर है। सो बेस्ट सेलर है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इस बुक के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। एक बात मैं बता दूँ, इस बुक में जो सबसे खासियत बात है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन मैं हमेशा कहता हूं पिनाकल बुक की जो सॉल्यूशन होती है उसका एक यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा इसका यूनिक चीज, क्या मिलेगा, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलेवेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। रेलेवेंट मतलब आप सोचेंगे सर सॉल्यूशंस किससे रेलेवेंट हो सकता है। सॉल्यूशंस रेलेवेंट हो सकता है बिल्कुल, अगर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं, मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट पे पूछा गया है, प्रेसिडेंट पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मान लेते हैं कि 10 है, उस 10 फैक्ट में TCS के एग्जाम में हमने अपने अनुभव से देखा, अपने रिसर्च में देखा कि लास्ट जो 7-8 साल में मैं अगर देखता हूं तो मुझे ये पता चला कि कुछ टॉपिक जो है प्रेसिडेंट के उससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो कुछ टॉपिक है जिससे 90% क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं 50% टॉपिक है जिससे 90% क्वेश्चन आते हैं और 50% से 10% आते हैं, तो वी हैव ट्राइड इन द बुक, हमने इस बुक में और पिनाकल की सारे बुक में ये चीज की जाती है कि वो जो 50% है पोर्शन जिससे 90% चांसेस है क्वेश्चन आने का, उसको हम लोग सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक बुक से MCQs का भी फायदा मिले, एक एक्सपीरियंस हो आप MCQ लगाने का, और एक टेक्स्ट बुक का भी एक्सपीरियंस जो है इस बुक में मिले। इसलिए इसके कंटेंट काफी रिच है और काफी इससे आपको एग्जाम्स में हेल्प होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। इस बुक को आप देख सकते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो है 6500 के वो करेंगे। ठीक है, चीजों को समझेंगे। और इकोनॉमिक्स में मैंने पहले भी कहा है आपको कि इकोनॉमिक्स में ज्यादातर चीजें आपको क्या मिलेंगी, 80% जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न बनते हैं। 80% लगभग वैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर
एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 20% कॉन्सेप्चुअल है। सो आपको अगर बहुत बार कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स में आपको परेशानी हो, बिल्कुल नहीं घबराना है, 80% को पहले कमांड करना है, ठीक है। 80% को कमांड कर लिया तो यकीन मानिए एक दो क्वेश्चन छूटेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो करना है जो सभी लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो करने का प्रयास करें जो लोग बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब जाकर सफलता मिलेगी। आप क्या करते हैं, आप पहले वो करने लगते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अरे पहले वो करो, बाकी लोग 70% कर रहे हैं, पहले 70% कर ले, तब तो 30% करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को आगे करेंगे। सो आज इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या करेंगे, मनी बैंकिंग और जो वित्तीय संस्था है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो यहां पे कीवर्ड क्या है, मैंने हमेशा आपको कहा है क्वेश्चंस पढ़ते समय अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आप जनरली माइंड में आइडेंटिफाई कर ले कि कीवर्ड क्या है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस एग्जाम जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उस हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। यहां पे क्या कीवर्ड बेटा, यहां पे कीवर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। क्या कह रहा है, द लीगल प्रोविजन गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ, सो मैनेजमेंट ऑफ क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेड डाउन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, सो फॉरेन रिजर्व के बारे में हमने बात किया है पहले भी, फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं, जो भी विदेशी मुद्रा है वो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है। उसका कस्टोडियन कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। कस्टोडियन मतलब उसका बेसिकली संरक्षक। उस पैसे को किसके पास रखा जाता है, तो आरबीआई जो है अपने पास उसको रखती है, ठीक है, अपने कमांड में। सो क्वेश्चन क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानून, जो प्रबंधन है उसका, बेसिकली कुछ भी चीज है, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज है तो उसका मैनेजमेंट जरूरी है, किस ढंग से कैसे रखना है। सो उसके प्रबंधन का जो नियंत्रित करने वाले कानून है वो क्या है, वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निहित है। सो भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम है वो किस साल पास हुआ था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 47, 71, 23 या 34। आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, इट वॉज इन 1935, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ओके, सो क्या हुआ था, 1935 में गठित हुआ। एक्ट कब बना था, 1934 में, और इसी एक्ट में 1934 में जो एक्ट आया था, इसी एक्ट में जो है आपको फॉरेन रिजर्व के बारे में, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है अच्छे से क्या है एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। समझ रहे हैं क्या है, 1934 याद रखिएगा। कभी आपसे यह पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो वो किस एक्ट से बना, उस समय भी यही आंसर होगा 1934, ठीक है। सो एक साल पहले जो एक्ट बना था उसके बाद जो अगले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ठीक है, अच्छे से इसको याद करना है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। बहुत सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, यहां कीवर्ड क्या है, किस वर्ष, ठीक है, ये आपको पता करना है। किसके बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बना दिया था। क्या बनाया था, लाइसेंसिंग नीति को क्या उदार बनाया था, किसके लिए, सहकारी बैंकों के लिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में जानते हैं आप, जो कस्टमर्स होते हैं वही उसके ऑनर्स होते हैं। तो इसको जो है कब उदार बनाया गया था, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 1993, 1998, 1995, 2001। जब भी किसी चीज को उदार बनाया जाता है तो उसको बेसिकली उसका फॉर्मेशन, उसका एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी आसान हो जाती हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा लिबरलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हो वो स्मूथ हो जाए, बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है वो ना हो। कब हुआ था ये हुआ था 1993 में। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा, 1993 में हुआ था, ठीक है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो उसके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वही इसके ऑनर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉर्पोरेशन से ये जो बैंक चलता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक, ठीक है, ओके। सो द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया
इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो उद्योग है बेसिकली एक तरह का इंडस्ट्रीज है, ओके, इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा, संगठन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको क्या के कंट्रोल करती है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के आपके सेट बनाए गए हैं। नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन सा संगठन या नियंत्रित करता है, ठीक है। किस नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन करता है, संगठन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, IRDA, IFFC। अब जैसा म्यूचुअल फंड क्या है आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड इज समथिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट, इजी हम समझे तो, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड क्या है, एक उस तरह की चीजें हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है, थोड़ा सेफर साइड होता है। जैसे आप ट्रेड करते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि बहुत जगह डाइवर्स करके जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वे, ठीक है। सो इसको कंट्रोल कौन करता है, हर एक जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है हर एक चीज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को कौन कंट्रोल करता है ये आपको बताना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है, चार ऑप्शन से, IRDA, IFCI, सेबी, RBI, नीति आयोग एंड IIFCL और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड CDB। ओके, क्या आंसर हो जाएगा। देखिए हो सके आप RBI के नाम से कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एक नाम से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, वो क्या है, वो है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है नाम, फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सेबी एंड RBI, ठीक है, सेबी एंड RBI। क्लियर। Which section of RBI Act empowers the central government to supersede the RBI board and issue direction considered to be necessary in public interest to the RBI after consulting the governor of the bank। ठीक है, ध्यान से समझते प्रश्न को, अच्छा प्रश्न ये, ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है कि RBI अधिनियम की कौन सी वो धारा है, मतलब वो सेक्शन है केंद्र सरकार को RBI बोर्ड का अतिक्रमण करने तथा बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद लोक हित के लिए अनिवार्य निर्देशों को RBI को जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ओके, सो विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट, RBI एक्ट का एक सेक्शन है जिसके बारे में बात की जा रही है, इंपावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको इंपावर करता है, एक्ट RBI का है लेकिन इंपावर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो केंद्र सरकार है उसको ये पावर देता है। क्या पावर देता है, सुपरसीड द RBI बोर्ड, मतलब जो RBI बोर्ड है वो बहुत बार डिसीजंस लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके, जो मौद्रिक नीति है उससे संबंधित बहुत सारे जो डिसीजंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार उसको इंप्लीमेंट भी करती है। लेकिन ये RBI एक्ट में सेक्शन 7 में ये चीज लिखा हुआ है, सेक्शन 7 में चीज लिखा हुआ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वाइडर पब्लिक, ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट में अगर सरकार को लगता है कि RBI के बोर्ड की कुछ डिसीजन जो है वो लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उसके अगेंस्ट हैं, उनके फेवर में नहीं है, तो केंद्र सरकार जो है अपना डिसीजन ले सकती है और RBI के बोर्ड की जो डिसीजन है उसको सरपास कर सकती है। ठीक है, सो ये जो पावर है RBI एक्ट में ही लिखा है सेक्शन 7 में, और ये जो है केंद्र सरकार को ये पावर मिला हुआ है। ठीक है, ये शक्ति जो है ये आपको सरकार के पास है। ओके, so the Coinage Act of 2011 allows issue of coins up to the denomination of, in India सिक्का अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग रुपीस कितना तक के लिए सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। देखिए भारत में जो सिक्का जारी होता है उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा नहीं कि आज उठे मन किया कि भाई एक काम करते 10,000 का सिक्का बना दे, नहीं, एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंस्ट्रक्टेड, एवरीथिंग इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है चीजें की जाती हैं। ठीक है, सो क्या मेंशन किया गया है, हमारा एक एक्ट है सिक्के से जुड़ा हुआ, क्या कहते हैं उसको, उस एक्ट को कहते हैं द क्वाइनेज एक्ट 2011 या सिक्का अधिनियम 2011। ठीक है, सो भारत सरकार का ये नियम है, इसमें ये अनुमति देता है कि कितने तक जो है सिक्का आप जारी कर सकते हैं,
क्या डिनोमिनेशन है, क्या वो अमाउंट है जिस अमाउंट तक सिक्के जारी हो सकते हैं, क्या है 1000, 500, 100 और 5000। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका 1000। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखिए सीपीओ में पूछा गया है 2020 का यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूं, ये फिर से कभी भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, आपके एनुअल एग्जाम में, क्योंकि पहले पूछा गया 2020 में पूछा गया। सो प्लीज इसको मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ठीक है। प्लीज रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, आपको याद रहेगा, रिवाइज कर लेंगे एक हजार करके। सो सिक्का जो है मैक्सिमम डिनोमिनेशन 1000, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया? ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत में करेंसी नोट छापता है? ओके, सो करेंसी नोट छापने की जिम्मेवारी आप सभी को पता है, ये किसके पास है? ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और 1 रुपीज नोट कौन छापता है? 1 रुपी नोट किसके पास होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। और इसमें एक चीज आपको दिखेगा, जब भी 1 रुपए का नोट देखेंगे तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? उस पर हस्ताक्षर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अमूमन आप देखेंगे कि जो भी नोट्स वगैरह है उस पर किसका साइन होता है? गवर्नर का साइन होता है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। लेकिन 1 रुपीज के नोट पे आप देखेंगे किसका साइन होता है? वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ओके। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ओके। सो विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में रेपो दर, ठीक है, भारत में क्या है? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का जो निर्धारण है वो निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? सो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको पता होगा, एक बार बोर्ड पे देखते हैं। रेपो रेट क्या? पहले रेपो रेट देखते हैं। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है। सो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट देखिए, ध्यान समझेंगे, रेपो रेट बेसिकली एक तरह का इंटरेस्ट रेट है, एक तरह का इंटरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, इस रेट पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको क्या करती है? उनको उधार पैसा देती है, ठीक है। जब भी किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो किससे लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगा। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे आसपास, अगर उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लेते हैं, लेकिन उन्हें सोचिए एक बार उन्हें जरूरत पड़ेगी तो कहां से लेगा? वो आरबीआई से लेगा। सो आरबीआई क्या कहती है? आरबीआई कहती है कि ठीक है, आप मुझसे पैसे लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट लगाती है उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में रेपो रेट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई कमर्शियल बैंक उधारी लेगा आरबीआई से तो रेपो रेट देगा। उस परिस्थिति में क्या होगा? जब बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास रख देगा, जैसे कि हम अपना पैसा बैंक में रख देते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या बैंकों को भी आरबीआई से इंटरेस्ट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलता है। और बेटा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके। और रिवर्स रेपो रेट जो है अमूमन देखेंगे आप 0.5 से ये कम होगा, 0.50 पॉइंट से जो है ये कम होता है, ठीक है। मतलब ये मान लो कि इस पर 5% है, 5% है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 4.5% होगा, ठीक है। मतलब आरबीआई इंटरेस्ट देती कम है, लेकिन आप पैसा लेंगे तो आपसे लेगी ज्यादा, वो ऑब्वियस सी बात है। अब इंटरेस्ट रेट क्यों आरबीआई जो है लेती चार्ज करती है? अगर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेगी तो आप ध्यान समझना क्या परिस्थिति एक उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि मैं एक बैंक चलाता हूं, मैंने क्या किया कि आरबीआई से बोला कि सर मुझे इतने पैसे दो, मुझे बैंक चलाना है, मुझे जरूरत है। आरबीआई ने मुझे पैसे दे दिए, कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे फ्री में पैसे मिल गए तो मैं उस पैसे को पब्लिक के बीच में क्या करूंगा? लोन के माध्यम से दे दूंगा सभी लोगों को। अब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे। अब हमारे समाज में क्या है, हमारे मार्केट में क्या है, हमारे इकोनॉमिकल मार्केट में क्या है? जो वस्तु है जिसको हम खरीदते हैं वो तो लिमिटेड है ना, जो सामान आप खरीदते हो लिमिटेड है, लेकिन पैसे अगर ज्यादा आ जाएंगे, कम सामान पैसे ज्यादा, ये दोनों बैलेंस बनना बहुत जरूरी है बेटा। जितना सामान
का उत्पाद हो उतना ही पैसे मार्केट में हो, ये बहुत जरूरी हो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं मार्केट में तो आप देखेंगे सामान जो वस्तु है वो भी महंगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट, बहुत तरह के इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई के पास है, वो सब क्या है, वो सब क्वांटिटेटिव टूल्स में मैंने बताया था आपको, क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वांटिटी को कम करते हैं मार्केट के। मार्केट में जो भी पैसे अधिक मात्रा में है उसको सोखने का काम करता है। स्पॉन्ज देखा है आपने, वो स्पॉन्ज की तरह काम करता है, पानी पे स्पॉन्ज फेंका, सारा पानी को सोख लिया, ठीक है, तो वहां पे फिर सूखा हो जाएगा। ये जो है आरबीआई काम है, मौद्रिक नीति में यही आरबीआई करती है कि मार्केट में अगर वस्तु जितना मौजूद हो और पैसा जितना मौजूद हो, दोनों में डिफरेंस होगा तो उसको बैलेंस करने का काम जो है वो आरबीआई करती है, ठीक है। इसलिए मुद्रास्फीति से कंट्रोल करने का जो प्राइमरी रोल है वो आरबीआई का ही है, ठीक है। सो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये काम करती है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए बहुत क्लियर क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि आप कहेंगे सर सारे तो नेशनलाइज बैंक है, ऑब्वियस सी बात है सारे नेशनलाइज बैंक है, यहाँ पे देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि सारे सरकारी बैंक है। लेकिन यहाँ पूछना क्या चाह रहा है कि किसको नेशनलाइज नहीं किया गया था। देखिए एसबीआई जो बैंक है ना, ये पहले ही इसमें गवर्नमेंट का स्टेक था, ठीक है, तो 69 में जो नेशनलाइज किया गया बैंकों को, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार में जब बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उस समय जो है एसबीआई जैसे बैंकों का नहीं, क्योंकि एसबीआई में पहले ही से गवर्नमेंट का स्टेक था, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का यही मतलब है कि कौन से बैंक जो है जिसको नेशनलाइज नहीं किया गया, वो ऑलरेडी वो नेशनलाइज था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एसबीआई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा भारत का बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में भी एक ही स्थान है, वो है एसबीआई का, ठीक है। जो ग्लोबल बैंक की बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबल बैंक्स में एकमात्र स्थान बनाने वाला जो बैंक है वो कौन सा है, वो है आपका एसबीआई। क्लियर, ओके। ओके, सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू, एक और इकोनॉमिकल टर्म आपको मिला, आपने सुना भी होगा शायद। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका मतलब पता होगा। कभी भी जब आप पेरेंट्स के या कहीं किसी के शॉप पे जाते होंगे आपके फैमिली मेंबर्स की, तो डेफिनेटली वहां पे ये टर्म आपको कभी ना कभी सुनने को मिला होगा। ओके, क्या कहते हैं इसको, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू, मतलब व्यापारी छूट दर को संदर्भित करते हैं, व्यापारी, ठीक है, बिजनेसमैन संबंधित है मर्चेंट से। सो ये क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो क्या है, इसका मतलब आपको पूछ रहा है। 4 डेफिनेशन शॉर्ट में दिए गए हैं, बताना। पहला क्या कहता है, पहला कह रहा है ओनली टैक्सेस दैट अ डिजिटल पेमेंट इंटेल्स, मतलब केवल ऐसे कर जो एक डिजिटल भुगतान को बाध्य करते हैं, ठीक है, ऐसे कर जो डिजिटल भुगतान को बाध्य करते हैं। दूसरा, द टोटल डिस्काउंट अ मर्चेंट ऑफर्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन लेन देन पर एक व्यापारी को कुल छूट, ठीक है। द टोटल डिस्काउंट मर्चेंट ऑफर्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब क्या है, ऑनलाइन जो लेन देन है उस पे व्यापारी को कुल छूट जो है ये कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सी है द रेट चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। ओके, मतलब अगर आप दुकानदार हैं और डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेंगे तो आपको जो है ये भुगतान देना पड़ेगा, ठीक है। भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए एक व्यापारी को चार्ज की गई जो दर है उसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, उसके बाद क्या है, द टोटल डिस्काउंट अ बैंक ऑफर्स टू अ मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आयोन्स, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए जो छूट है उसको कहा जा रहा है कि यह है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जब भी अगर आप कभी किसी शॉप पे गए होंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उनको देते होंगे तो वो कहते होंगे सर इस पे 1.5% आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। लगाया जाता है किस पे, मर्चेंट पे, लेकिन वो किससे लेता है, वो आपसे चार्ज करता है 1%, 1.5% का, ठीक है। तो यही जो चार्ज है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Okay, which of the following acts was amended to provide a statutory basis for the implementation of flexible inflation targeting framework? क्या कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसको लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण FIT ढांचे के क्रियान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था?
ठीक है, संशोधित किया गया था। ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, सबसे पहली बात है ये एक्ट के बारे में सवाल है, किसी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज अमेंडेड, क्यों अमेंड किया गया, टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी बेसिस, एक कानूनी जो सपोर्ट है उसको देने के लिए, किस चीज के लिए, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मतलब क्रियान्वयन के लिए, किसका क्रियान्वयन, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ओके, क्या है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, क्या है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी आपका इन्फ्लेशन है, मतलब जो आपकी महंगाई है, जो आपकी महंगाई है, आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि महंगाई जो है उसको मौद्रिक नीति के थ्रू कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस चीज को फ्लेक्सिबल रखना है, ये कितने परसेंट तक जो महंगाई है उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। इस तरह की तमाम जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि कितने तक कंट्रोल करना है, कितने परसेंट तक अगले साल कंट्रोल करना है, ये तमाम जो फ्रेमवर्क है ये डिस्कस करते हैं हम लोग कहाँ पे, ये डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसके लिए एक एक्ट जो है उसको क्या किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, उसको अमेंड किया गया। वो एक्ट कौन सा था, वो एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ओके, ओके, so now we will be discussing questions on नवरत्ना एंड महारत्ना PSUs। ठीक है, सो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं हम। ओके, सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला क्या कहता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। ठीक है, ओके। दूसरा है द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC इज लोकेटेड इन राजस्थान, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन राजस्थान। तीसरा है द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए आपके पास, 1 2 1 2 3 2 3 एंड 1 एंड 3। सो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है, विच ऑफ देम इज करेक्ट। सो देखिए पहला क्या है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 9 नवंबर 1967, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स, आप सभी जानते हैं खेतरी जो है कहां पे है, कॉपर का सोडा माइंस, ये है आपका राजस्थान में, ये भी सही है। तीसरा है द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड लोकेटेड इन जयपुर, ये गलत ऑप्शन है। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे गेस करेंगे इसको, मान लीजिए कि आपको आंसर इसका नहीं पता है तो आपके पास एक तरीका है जिससे आप गेस कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनर जो है, जो टीचर्स जो आपका प्रश्न पत्र सेट करता है वो भी एक लेजी इंसान है, जैसे कि हम और आप हैं। कोई नहीं चाहता है, बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, है ना, ऐसा नेचुरल चीज है, ये तो प्राकृतिक है। सो बहुत कम लोग जो हैं वो बहुत कम मतलब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, इसलिए हर एक आदमी बाय नेचर लेजी होता है। तो क्वेश्चंस बनाने वाला जो एग्जामिनर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, वो क्या कहेगा, वो कोशिश करेगा कि चीज़ों को कहाँ पे हमें चेंज करना है, वो चेंज करेगा यहाँ पे, राजस्थान की जगह कोई और नाम रख देगा। ठीक है, जयपुर की जगह कोई और नाम रख देगा। ये बहुत आसान है करना, ये बहुत आसान है करना। तो जब भी आप पढ़े तो इस चीज़ों के पे आप गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस किया गया, कहाँ से, नागपुर की जगह जयपुर किया गया। ठीक है, नागपुर की जगह पे इसको जयपुर किया गया। ओके, सो कहाँ है, ये है नागपुर में, चेंज करके क्या कर दिया, जयपुर कर दिया। तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है। जैसे तीसरा ऑप्शन आप गलत मिलेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, अब तो एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ओके, सो ONGC स्पेस इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वायर एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ONGC विशेष विदेश विनेश विघ्नेश, सो ये जो है क्या है, बेसिकली इट इज अ सब्सिडरी। ठीक है, किसका,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी का क्या है? सब्सिडरी है। सो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है। कौन सी कंपनी? ओएनजीसी कौन सी है? ओएनजीसी विदेश, आपने सुना होगा ओएनजीसी विदेश, ठीक है, बहुत पॉपुलर सब्सिडरी है ओएनजीसी की। ओके, क्लियर? So which of the following public sector enterprises falls under the status महारत्ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? महारत्न की श्रेणी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉल्स अंडर द स्टेटस महारत्ना? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो आप जानते हैं जितने पीएसयूज हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। मिनी रत्ना, ये तीन श्रेणी है। तीनों श्रेणी में जो कंपनी का कैपिटल है या उसका पर ईयर जो रेवेन्यू जनरेशन है, ठीक है, उसके आधार पे ये जो है आपको कंपनी बनाएगी। सो महारत्न कंपनी जो है बेसिकली इसकी जो प्रॉफिट वगैरह जो प्रॉफिट होती है वो 5000 करोड़ जो है होने चाहिए, तब जाके जो है ऐसी कंपनी महारत्ना बनती है। ओके, सो यहाँ पे अगर चार ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी आपको देख के आएगी, आपको समझ में अभी आ जाएगा कि ये कंपनी सबसे बड़ी है और वही महारत्ना है, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। ठीक है, सेल। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सारे कंपनी है, गेल, ये सारे बड़े बड़े कंपनी हैं। सो महारत्ना जो कंपनी है उसको याद रखेंगे आप लोग। महारत्न कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, और ज़्यादातर प्रश्न आप देखेंगे महारत्ना कंपनी से भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नवरत्ना से नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपैरेटिवली जो है आप देखेंगे तो कम पूछा जाता है, इसलिए महारत्न कंपनी जो इतनी भी हैं वो याद करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है मतलब इनकरेक्टली मैच। चार ऑप्शन से बताइए क्या होगा राइट आंसर। गलत कौन सा मैच है? विच ऑफ देम इज मैच इनकरेक्टली? ओके, ओके, सो चार ऑप्शन है आपके पास। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? ये महारत्ना, बिल्कुल सही जवाब है, इट इज अ महारत्ना। ठीक है, सो महारत्ना कंपनीज आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या ये नवरत्ना है? ये बिल्कुल नवरत्ना है, ये भी सही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? नवरत्ना, मतलब महारत्ना के बाद वाला स्टेटस, ये जो है गलत ऑप्शन है। और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल, ये मिनी रत्ना का स्टेटस था इसको, ये बिल्कुल सही है। सो ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको क्या स्टेटस है? इसको स्टेटस है मिनी रत्ना का, मिनी रत्ना का। क्या लिखा है यहां पे? नवरत्ना। क्या हो जाएगा? ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स है। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्स हैं जो हर एक देश को क्या करना है? फुलफिल करना है। और पहले क्या था? इसके पहले हमारे पास था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो क्या हो गया? वो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके,
बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विच सीक्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, क्या सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि बहुत बड़ा इशू है डिजर्टिफिकेशन, आप सभी जानते हैं, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करने की बात कही गई है यहाँ पे, एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो बेसिकली दिस लाइन इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट लॉस। ठीक है, इन्वायरमेंट लॉस से रिलेटेड है ये। आपको बताना है कि कौन सा एसडीजी नंबर है जो इसके बारे में बात करता है। सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देने, वनों और स्थायी रूप से प्रबंधन करने, मरुस्थलीयकरण का मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने और रिवर्स करने को जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। एसडीजी 12, 7, 17 और 15। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नंबर वाइज गोल्स हैं, अलग अलग नंबर के अलग अलग गोल्स हैं। कहीं पुअर्टी एलिमिनेशन की बात की जा रही है, कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये सारे गोल जो है एसडीजी में दिए गए हैं। आपको बताना है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है ये किस नंबर में है। अच्छा सवाल है ये, सोच के बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आंसर हो जाएगा। एसडीजी कौन सा है, ये है आपका एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, आंसर विल बी डी। ठीक है, सो एसडीजी के बाकी भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, जैसे जैसे आप देखते जाएं वैसे वैसे याद करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। यहां पे हमने क्या याद कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15, ये आप याद करना, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना याद करना कि ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, किससे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है उससे हमारे जो शहर हैं, हमारी जो देश है, हमारी दुनिया है, उसको बचाने का जो प्रयास है, उसके बारे में जो मेंशन चीज़ें हैं डिटेल में वो एसडीजी 15 में दिया गया है। और ये क्या है, एक तरह का गोल है जिसको हर एक देश को फुलफिल करना है। ओके, सो द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 एम्स टू, देखिए फिर से एक नया गोल आ गया, एक गोल हमने किया है, यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। सो गोल 6 का क्या एम है, एम्स टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, दूसरा है इंश्योर एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता की बात कर रही है। सी है एंड पुअर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर, मतलब गरीबी को खत्म करना है हर एक स्थिति में, हर एक जो उसके रूप हैं उन सारे रूपों में। और चौथा है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। ओके, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर। सो ऐसे ऐसे गोल हैं जो सब आपको याद करते चलने हैं। ठीक है, सारे गोल्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब से एमसीक्यू करेंगे। गोल 6 में लिखा गया है कि जो वाटर से रिलेटेड है उसके बारे में मेंशन है। सो जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर है, मतलब जो भी पानी की आपूर्ति है उसका बहुत अच्छे से उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, और स्वच्छता और पानी की जो उपलब्धता है वो हर एक तक पहुंचाना है। ठीक है, हर एक इंसान को स्वच्छ जल का जो है उपयोग कर सके वो, इसका जो है बेसिकली ये टारगेट जो है सरकार को दिया गया है और हर एक देश के सरकार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत में आप जानते हैं पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है कुछ स्पेसिफिक एरिया में। सो वहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट कर रही है, करती है, और प्रयास जो है और ज़्यादा हो रहा है कि चीज़ें जो थोड़ी बहुत भी और ख़राब हैं वो और अच्छी हो जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एसडीजी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें बहुत सारे गोल्स में बहुत अच्छा कर रही है, काफ़ी कमेंडेबल जॉब कर रही है। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे हैव कंसर्न एंड दे आर वेरी मच इनटू इट कि किसी तरह हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
का प्रयास रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो, कि इस बेसिकली जो फ्रेमवर्क है इसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो ये सारे मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये सारे अलग अलग गोल्स हैं जिसको गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको याद करना है किस गोल में कौन सा आइटम है। ठीक है, गोल 6 में क्या है, वाटर से रिलेटेड। ओके, so which of the following institutions conducts the survey on employment and unemployment? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? ठीक है, सर्वे करती है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है बेसिकली क्या करता है ये सर्वे कंडक्ट करता है, सर्वे कंडक्ट करता है किसके ऊपर, एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कितना रोजगार है, ठीक है, और दूसरा कितने बेरोजगार हैं। कितने बेरोजगार है, ये दोनों जो बेसिकली डेटा है ये कलेक्ट करता है ये सर्वे करके। सो किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये करता है, ये आपको बताना है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो द राइट आंसर हियर विल बी, क्या हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए होंगे। आई होप कि उन सारे वीडियोस में जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो सर्वे है NSSO करता है। ओके, with reference to the United Nations Sustainable Development Goals, which of the following is SDG 10? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है? ठीक है, क्या है, SDG 10 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन है? क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जीरो हंगर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो SDG 10 क्या है, ये है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सो पूरे विश्व में जो असमानता है उसको कम करने का, ध्यान दीजिएगा यहां पे कहा गया है रिड्यूस, एलिमिनेट नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि चीज़ों को, जो भी चीज़ें खराब हैं उसको तुरंत खत्म कर देना, सब चीज़ ठीक कर देना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ जो गोल्स हैं वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ पॉसिबल हो, तो चीज़ें जो खराब है उसमें सुधार की जा सकती है, उसको 100% ठीक करना वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए ये किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, नॉट एलिमिनेट इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो जो भी इनइक्वालिटीज हैं उसको कम करना है, ये हर एक देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नागरिक हैं, इन सब की जिम्मेवारी है। ओके, सो गोल नंबर 10, SDG 10। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? ओके, सो आप जानते हैं बहुत सारे इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं और आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, खास करके वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, ये सारे जो हैं, ये दोनों तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। इंडिया के संदर्भ में जो नीति आयोग है, नीति आयोग, एक और अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? ठीक है, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कौन रिलीज करता है? ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कौन रिलीज करता है? इसको कौन रिलीज करता है? क्या आंसर होगा? यस, द राइट आंसर विल बी हेरिटेज फाउंडेशन। क्या है? हेरिटेज फाउंडेशन। ओके,
यूएनडीपी इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सो यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है, मानव विकास विवरण, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास की माप करता है। सो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है इट इज बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स, 3 जो इंडिकेटर्स है उसको कैलकुलेट करते हैं हर एक देश के, और देखते हैं कि वहां पे उस रेस्पेक्टिव फील्ड में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके अनुसार जो है अपनी रैंकिंग ये निकालते हैं। ओके, सो 3 इंडिकेटर कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन, एवरेज सैलरी, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हेल्थ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, ठीक है, ह्यूमन के डेवलपमेंट का रिपोर्ट है ये, कि वहां पे एक मानव का विकास किस स्तर पे हो रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये एवरेज सैलरी का काम क्या काम है, क्या एवरेज सैलरी बता सकता है कि ह्यूमन कितना डेवलप हो रहा है? नहीं। ऑब्वियस बात है हेल्थ एजुकेशन से हमें पता चलता है, लेकिन एवरेज सैलरी से नहीं। हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है, ये भी अब जरूरी नहीं है एक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब क्या है, अब इंडस्ट्रीज बेस्ड हमारी इकोनॉमी हो रही है पूरे विश्व की, ठीक है, इंडस्ट्रीज बेस्ड, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सही है, मतलब किस स्तर पे आप जी रहे हैं ये सही है, जीवन स्तर आपका क्या है ये भी सही है। हेल्थ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखिए यहां भी ये भी सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है, हेल्थ सही है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं डिसाइड करता, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर आएगा हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। So in the context of UN Sustainable Development Goals, which of the following pair is incorrect? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। आपको गलत आइडेंटिफाई करना है, हमेशा भी सही देख रहे थे, यहाँ पे रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मतलब रॉन्गली मैच है या इनकरेक्ट है, रॉन्गली मैच है या इनकरेक्ट है। रॉन्गली मैच है या इनकरेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है ये इसका मैच नहीं है। एसडीजी 3 का क्या है? एसडीजी 3 का है हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड वेलबींग फॉर ऑल। हर एक उम्र के लोगों के लिए सही जीवन ये सुनिश्चित करना, ये क्या है? एसडीजी 3 का गोल है, ना कि क्वालिटी एजुकेशन। ओके, ना कि क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर? ओके, नाउ वी शैल बी लुकिंग एट कुछ गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, जो सरकारी योजना है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, सो द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ, क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस उम्र के जो आयु वर्ग के लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ, इज फॉर इंडियन सिटीजन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 40 to 70, 18 to 50, 29 to 55 और 35 to 60। ओके, सो जीवन ज्योति योजना एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें डेथ हो जाने पे जो कंपनसेशन है वो आपके डिपेंडेंट को दिया जाएगा। मामूली जो फीस है, बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट है, एक कह सकते हैं प्रीमियम है, वो चुका के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बैंक के माध्यम से बड़ी आसानी से ये पॉलिसी मिल जाती है। बैंक खाता में जाके आपको एक एप्लीकेशन देना है, एक फॉर्म भरना है और आपको जो है ये इंश्योरेंस मिल जाएगा। ओके, सो किस एज ग्रुप के लोग ये ले सकते हैं, ये भी एक सवाल है। क्या 50 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं?
55 साल के ऊपर के ले सकते हैं या 60 साल के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ये किसके लिए है, 18 से जो 50 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। मृत्यु के बाद है तो इसको कैसे याद रखेंगे, जीवन की ज्योति जब बुझ जाएगी तब जाके इस इंश्योरेंस का पैसा जो है आपके डिपेंडेंट को मिलेगा, ठीक है। सो मृत्यु होने के अकस्मात या किसी तरह से मृत्यु अगर हो जाए तो उस स्थिति में जो आपके डिपेंडेंट है उनको जो है गवर्नमेंट कुछ कंपनसेट करेगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, ओके। सो ये याद रखिएगा 18 से 50। प्रीमियम भी इसका जान लेते हैं। प्रीमियम जो है इसका बेसिकली 330 रुपए है पर एनम, ठीक है, और 2 लाख रुपए जो है यहां पे आपको मिलते हैं, ओके, 2 लाख रुपीज, ओके। So which of the following is not an initiative by the government for development of microfinance sector in India? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक इनिशिएटिव नहीं है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ई शक्ति इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड। इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप जानते हैं, ये क्या था? ये बेसिकली ये था पैन इंडिया अकाउंट ओपनिंग स्कीम। अकाउंट जो है पैन इंडिया सब जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने के लिए अकाउंट ओपनिंग कराई जा रही थी और इसका जो संबंध है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड नहीं था। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। Okay. So the Pradhan Mantri Mudra Yojana was implemented by Government of India in 2015 to provide collateral free loans up to, okay. So ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोलेटरल फ्री लोन स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए कितने तक जो है संपार्श्विक मुक्त ऋण, मतलब कोई भी कोलेटरल नहीं रखना है, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है और आपको लोन मिल सकता है मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। तो ये लागू की गई थी स्कीम। कितना पैसा जो है मैक्सिमम लोन इसके थ्रू आप ले सकते हैं बताना है। क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। 5, 10, 15 और 20। क्या आंसर होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? बेसिकली ये 3 प्रकार के लोन हैं आपको मिलते हैं। शिशु में क्या है? अप टू 50,000 तक का लोन मिलेगा। मतलब आपको शिशु कैटेगरी के, मतलब छोटे बच्चे, शिशु मतलब क्या? छोटा बच्चा, इस कैटेगरी का लोन अगर आपको दिया जाएगा तो वो क्या है? आपको 50,000 तक दिया जाएगा। अगर आप किशोर जो नौजवान लोग होते हैं उस लेवल पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50K 50,000 टू 5 लाख, ठीक है। और तरुण क्या है? तरुण है 5 लाख टू 10 लाख। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी 10 लाख। मैक्सिमम लोन जो है आपको 10 लाख मिल सकती है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स एट सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कह रहा है? स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसका उद्देश्य भारत में किस समुदाय के उद्यमिता को सहायता करना है। अब अलग अलग ग्लोबल लेवल के जो लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनके गवर्नमेंट जो है स्कीम लेके आती है। बेसिकली जो मुख्य धारा है उससे अगर कोई पीछे रह जाता है तो सरकार चाहती है कि वो भी मुख्य धारा के साथ बहे और जो सबका कार्य है, जो सबकी मेहनत है, उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो हमारे कंट्री को मिले, ओके। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। क्या है? सपोर्टिंग स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है।
सो भारत तभी खड़ा होगा जब सारे वर्ग के जो लोग हैं जो एक साथ मिलके जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा होगा। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा चीज़ों को आंसर करने का। जब आप खुद आंसर करने का प्रयास करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि एज ए MCQ भी आपको प्रैक्टिस होती है और साथ साथ टेक्स्ट वाली जो फायदा है वो भी आपको मिलती है। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए और लगातार जो है अपने आप को इवेल्युएट करते रहें कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि इवेल्युएट आपसे बेहतर आपका कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।